नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, बजट घोषणा के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा पुरानी पेंशन योजना सभी कर्मचारियों के लिए चालू करने की घोषणा कर दी गई है और इसी के साथ ही जो नई पेंशन स्कीम चल रही थी अभी NPS के अंतर्गत, वह अब बंद हो जाएगी और उसके अंतर्गत जो राशि हमारी कटती है 10% राशि अब वह नहीं कटेगी। और इसी के साथ ही पुरानी पेंशन योजना के अंदर जो GPF की सुविधा है अब हमें मिलना शुरू हो जाएगी। तो साथियों, ये पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो GPF है क्या है, यानी जो सामान्य प्रावधान निधि होती है वह क्या होती है, और इसी के साथ ही वित्त विभाग के इसके संबंध में क्या क्या नियम है, GPF में राशि कैसे जमा होगी, और इसी के साथ ही GPF राशि के आहरण हम किस प्रकार से कर सकेंगे, क्या क्या नियम है, कितना % कर सकते हैं, ब्याज की दरें क्या होती है, और भी बहुत सारे नियम। तो साथियों, GPF के संबंध में वित्त विभाग के नियमों के साथ सभी प्रकार के नियमों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि विभागीय सूचनाओं से आप अपडेट रहते रहें। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। साथियों, इसके संबंध में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग नियम अनुभाग के द्वारा 12 अक्टूबर 2021 को एक अधिसूचना जारी हुई है, और इस अधिसूचना के अंदर बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु व राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 21, 21B व 21C के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान राज्य से संबंधित सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति तथा अन्य संबंध व्यक्तियों के सामान्य प्रावधान निधि के अभिधान के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित नियम बनाती है। इसमें पहला दे रखा है शीर्षक व लागू होने की तिथि। ये नियम राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम जो 2021 कहलाएगा। साथियों, ये नियम जो प्रावधान निधि है और नियम ये 2021 कहलाता है, और इसके अंदर ये दे रखा है ये नियम इस अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से ही प्रभावी होंगे। अब इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। सबसे पहली परिभाषा दे रखी है खाता से अभिप्राय विभाग के पास खाता धारक के उस खाते से है जिसमें विभाग द्वारा उसकी समस्त जमा राशि व ब्याज राशि जमा किया जाता है एवं आहरण नामे लिखा जाता है। खाता धारक से अभिप्राय, साथियों, खाता धारक से अभिप्राय उस अभिदाता से है जिसका इन नियमों के अंतर्गत खाता संचालित किया जाता है, और अभिदाता इसके अंदर से अभिप्राय उस कार्मिक से है जिसका अभिधान इन नियमों के अंतर्गत प्राप्त होता है, जिसमें अन्य व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे जिन्हें सरकार के समक्ष आदेशों से सम्मिलित किया गया है, और ये सम्मिलित किया जाए। आगे दे रखा है यह इसमें दे रखा विभाग से तात्पर्य राजस्थान सरकार के राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग से है, और निदेशक इसके अंदर बता रखा है से अभिप्राय राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग के निदेशक से है, एवं उसमें विभाग में नियुक्त वरिष्ठ अतिरिक्त और संयुक्त व उप सहायक निदेशक सम्मिलित हैं। इसी के साथ ही इसमें दे रखा है सरकार से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है, और कार्यालयाध्यक्ष से अभिप्राय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 1993 के अंतर्गत प्रावधान निधि घोषित कार्यालयाध्यक्ष से है, और राज्य से अभिप्राय राजस्थान राज्य से है। निधि से अभिप्राय सामान्य प्रावधान निधि से है, जिसमें विभाग द्वारा सामान्य प्रावधान निधि योजना से संबंधित समस्त प्राप्तियां व भुगतान सम्मिलित है। साथियों, इसमें परिवार से अभिप्राय है पुरुष अभिदाता के मामले में पत्नी अथवा पत्नियां, माता पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृत पुत्र की विधवा एवं बच्चे, और अगर अभिदाता के माता पिता जीवित नहीं हैं तो दादा दादी, परंतु अगर अभिदाता यह सिद्ध कर दे कि उसकी पत्नी न्यायिक रूप से उसकी पृथक कर दी गई है और यह जिस समुदाय से वह संबंधित है उसकी रूढ़िजन्य विधि के अधीन वह भरण पोषण के हकदार नहीं रही है, तो वे यह साथियों वह नियमों के अंतर्गत परिवार के सदस्य तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि अभिदाता बाद में निदेशक को इस संबंध में सदस्य माने जाने के लिए लिखित अधिसूचना नहीं दे देता। महिला अभिदाता के मामले में बता रखा है में पति, माता पिता, बच्चे, अवयस्क भाई, अविवाहित बहनें, मृत पुत्र की विधवा एवं बच्चे, और जहां पर माता पिता जीवित नहीं हैं तो दादा दादी, परंतु ये अभिदाता द्वारा निदेशक को लिखित में अपने पति को पारिवारिक से अपवर्जित करने की इच्छा अभिव्यक्त की जाती है तो पति
इन नियमों के संदर्भ में अभिदाता के परिवार का सदस्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि अभिदाता बाद में ऐसी सूचना को लिखित में निरस्त नहीं कर दे और वेतन से जो अभिप्राय है से राजस्थान सेवा नियम 1951 के अंतर्गत परिभाषित वेतन से है। यहाँ पे ई और पासबुक दे रखा है और ई पासबुक और पासबुक से आशय उस पासबुक से है जो पासबुक के रूप में SIPA पोर्टल पर प्रदर्शित होती है। इसमें वर्ष 2012 से पूर्व संधारित पासबुक भी सम्मिलित है जो अभिदाता को इन नियमों के अंतर्गत विभाग कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी की गई है एवं सत्यापित की गई है, जो सेकंड प्रति के रूप में SIPA पोर्टल पर प्रदर्शित होती है। दूसरा दे रखा है, यहाँ 13वां बिंदु है अपने पास में, सामान्य प्रावधायी निधि योजना GPF से अभिप्राय उन नियमों से वर्णित सामान्य प्रावधायी निधि योजना से है जिनमें सामान्य प्रावधायी निधि 2004 यानी GPF 2004 है। सामान्य प्रावधायी निधि GPF से भी सम्मिलित है। सामान्य प्रावधायी निधि 2004 यानी GPF 2004 क्या है से अभिप्राय इन नियमों से वर्णित दिनांक 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर लागू सामान्य प्रावधायी निधि की योजना के प्रावधानों से है जब तक कि अन्यथा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब यहाँ दे रखा है सामान्य प्रावधायी निधि सेब है। इससे अभिप्राय राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त संस्थाएं, बोर्डर्स और निगम के नियुक्त कर्मचारियों पर लागू सामान्य प्रावधान निधि की योजना के प्रावधानों से है जब तक कि यह अन्यथा कोई प्रावधान नहीं किया जाता है। यहाँ दे रखा है SIPA पोर्टल क्या है। यह पोर्टल यह एक विभागीय वेबसाइट सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से सामान्य प्रावधान निधि योजना के लेखों का संधारण, भुगतान तथा अभिदाता के संपूर्ण कार्यों का ऑनलाइन संधारण व निस्तारण किया जाता है। अब साथियों, भुगतान की प्रक्रिया क्या है से विवरण ये है कि जो राज्य सरकार के विभिन्न नियमों, आदेशों, SIPA पोर्टल जो IFMS तथा संबंधित अन्य आदेशों की प्रक्रियाओं से निर्धारित की जाती है। और यहाँ दे रखा है आगे प्रावधायी निधि योजना में अभिधान। सामान्य प्रावधायी निधि योजना में अनिवार्य अभिधान है। यहाँ दे रखा है 1/1/2004 से पूर्व नियुक्त प्रत्येक कार्मिक जो सरकार में या जिला परिषद या पंचायत समिति या ऐसे विनिर्दिष्ट संस्थानों जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस विषय के आदेशों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया हो में संस्थायी पद अथवा अस्थायी पद पर जिसमें या जिसके स्थायी होने की संभावना हो पर स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से नियुक्त हो अथवा अर्धस्थायी स्थायी वर्ग चार्ज कर्मचारी विभाग की प्रावधायी निधि योजना में अनिवार्य रूप से अभिधान करेगा। साथियों, अब क्योंकि नई पेंशन योजना लागू हो चुकी है इसलिए 1/1/2004 से पूर्व और इसके बाद के भी कर्मचारी इसमें शामिल हो चुके हैं। और यहाँ दे रखा है वह अभिदाता जो सेवानिवृत्ति के बाद भी एक बार में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्त किए गए हैं वह भी अभिधान करेंगे। और इसी के साथ ही सामान्य प्रावधायी निधि 2004 एवं सामान्य प्रावधायी निधि सेव की कार्मिक सामान्य प्रावधायी निधि में स्वैच्छिक अभिधान कर सकेंगे। यदि ये कार्मिक स्वैच्छिक अभिधान का विकल्प चुनते हैं तो भविष्य में अनिवार्य अभिधान किया जाना आवश्यक होगा, परंतु यदि ये कार्मिक स्वैच्छिक अभिधान का विकल्प नहीं चुनते हैं तो राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप जो कटौती की जाएगी वही कटौती की जाएगी। और यहाँ दे रखा है सेवानिवृत्ति पश्चात खाताधारक को खाता खोलने, खाता चालू रखने के जो विकल्प हैं वह किस प्रकार से हैं, एक एक करके दिखा देता हूँ। ये दिखा रखा है खाताधारक राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को यह विकल्प होगा कि वह सेवानिवृत्ति के पश्चात प्राप्त सेवानिवृत्त परिलाभों की राशि तक यथा सेवानिवृत्ति अभिधान, उपादान, पेंशन, रूपांतरण, उपार्जित अवकाश के नकदीकरण, प्रावधायी निधि, स्वतः राशि, बीमा, स्वतः राशि तथा राज्य सरकार द्वारा सक्षम आदेशों से अन्य राशि प्रावधायी निधि खाते में जमा करा सकेंगे। इस जमा राशि एवं अर्जित ब्याज पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर यदि कोई हो तो के भुगतान का उत्तरदायी संबंधित खाताधारक का होगा। और यहाँ दे रखा है सेवानिवृत्ति के पश्चात खाता बंद होने की स्थिति में खाता पुनर्जीवित कर खाता जारी रखा जा सकेगा। तो साथियों, ये भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आगे भी अपन इसका खाता चालू रख सकते हैं। और राज्य सरकार द्वारा सक्षम आदेशों से अन्य कार्मिकों को, पेंशनर को इस हेतु सम्मिलित किया जा सकेगा। नियम 4(1) और 4(2) में उल्लेखित अवधि में खाताधारक अपने खाते से आवश्यकता अनुसार कुल जमा राशि की सीमा तक आहरित भी कर सकेगा। और नाम और निर्देश, साथियों नाम और निर्देशन के क्रम में बता रखा है। निधि में सम्मिलित होते समय अभिदाता एक अथवा अधिक व्यक्तियों के पक्ष में
SIPF पोर्टल पर निर्धारित फील्ड में ऑनलाइन नाम निर्देशन करेगा, जिसमें खाते में जमा रकम के संदेह होने से पूर्व या जहां रकम संदेह हो गई है उसके भुगतान होने से पूर्व अभिदाता की मृत्यु होने की दिशा में निधि में जमा रकम प्राप्त करने का अधिकारी होगा। साथियों, परंतु यदि अभिदाता अवयस्क हो तो उसके वयस्क होने पर ही नाम निर्देशन किया जाना आवश्यक होगा, परंतु नाम निर्देशन पंजीकृत कराते समय अभिदाता का परिवार होने की स्थिति में वह परिवार के सदस्यों के पक्ष में ही नाम निर्देशन कर सकेगा। परंतु यह भी है कि निधि में सम्मिलित होने से पूर्व किसी भी अन्य प्रावधान निधि में संदाय करने वाले अभिदाता द्वारा इस निधि में पंजीकृत करवाया गया नाम निर्देशन यदि उस निधि में जमा राशि उस निधि में अंतरित कर दी गई है तो इन नियमों को अंतर्गत जब तक वह नया नाम निर्देशन नहीं करता है इन नियमों में किया हुआ माना जाएगा। अभिदाता द्वारा विवाह पूर्व किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किया गया नाम निर्देशन विवाह पश्चात नाम नया मनोनयन नहीं करने की स्थिति में उसकी पति के पक्ष में स्वतः ही किया जाया समझा जाएगा। और दूसरा बिंदु दे रखा है, यदि अभिदाता उपनियम के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों का नाम निर्देशन करता है तो मनोनयन में प्रत्येक मनोनीत को प्राप्त होने वाली राशि या उसके भाग को उसके इस प्रकार निर्देशित करेगा कि निधि में किसी भी समय जमा उसकी संपूर्ण राशि उसके अंतर्गत समाहित हो जाए। तीसरा बिंदु दे रखा है, अभिदाता किसी भी समय पूर्व में किए गए नाम निर्देशन को निरस्त कर प्रावधानों के अनुरूप ऑनलाइन नया नाम निर्देशन कर सकेगा। अभिदाता नाम निर्देशन में प्रावधान कर सकता है। इसमें पहला दे रखा है, किसी विनिर्दिष्ट मनोनयन के संदर्भ में मनोनीत की अभिदाता से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में उस मनोनीत के अधिकार मनोनयन प्रपत्र में निर्दिष्ट किए गए अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित होंगे। परंतु यदि अभिदाता के परिवार में अन्य सदस्य है तो ऐसा मनोनयन परिवार के सदस्यों के लिए ही मान्य होगा। इस खंड के अंतर्गत यदि अभिदाता ऐसा अधिकार एक से अधिक व्यक्तियों को प्रदान करता है तो वह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होने वाले राशि भाग का निर्धारण उस प्रकार करेगा कि पूर्व में मनोनीत को प्राप्त होने वाले संपूर्ण राशि भाग उसके अंतर्गत समाहित हो जाए। अगला आगे दे रखा है, परंतु मनोनयन पंजीकृत कराते समय यदि अभिदाता के परिवार में से केवल एक ही सदस्य है तो मनोनयन में प्रावधान करेगा कि खंड 1 में वैकल्पिक मनोनीत को प्रदत्त अधिकार परिवार के अन्य सदस्यों के परिवार में शामिल हो जाने पर अमान्य हो जाएगा। साथियों, पांचवा बिंदु है, ऐसे मनोनीत की मृत्यु की दशा में जिसमें मनोनयन में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया हो, किसी घटना के घटित होने पर मनोनयन अमान्य हो जाएगा और इन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत पुराना मनोनयन निरस्त करते हुए नया मनोनयन करेगा। साथियों, इसके अंतर्गत दे रखा है, छठा बिंदु है, अभिदाता द्वारा किए गए मनोनयन और निरस्तीकरण ऑनलाइन मनोनयन व निरस्तीकरण के प्राप्त की तिथि किसे प्रभावी होंगे। और अगला बिंदु दे रखा है, सातवां बिंदु है, मनोनीत पर खातेदार की हत्या अथवा हत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप होने पर GPF खाते में जमा राशि का भुगतान न्यायालय का निर्णय होने तक लंबित रखा जाएगा। और न्यायालय का निर्णय होने पर यदि मनोनीत पर हत्या अथवा हत्या के प्रेरित करने का आरोप सिद्ध होता है तो GPF खाते में जमा राशि का भुगतान परिवार के अन्य सदस्यों को किया जाएगा। मनोनीत निर्देशन पर हत्या अथवा हत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप सिद्ध नहीं होता है तो सरकार आगे अपील में नहीं जाने का निर्णय लेती है तो GPF खाते में जमा राशि का भुगतान मनोनीत को किया जाएगा। अब आता है साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है निधि का लेखा एवं उसका अंकेक्षण। इसमें पहला बिंदु दे रखा है, अभिदाताओं से प्राप्त सभी प्राप्तियां सामान्य प्रावधान निधि में जमा की जाएगी एवं सभी आहरण इस निधि के नाम में लिखा जाएगा। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निधि के खाते में अवशेष जमा राशि पर 1 वर्ष का एवं वर्ष के दौरान शुद्ध प्राप्तियों पर मासिक गुणन के आधार पर समय पर निर्दिष्ट दर से ब्याज जमा करेगी। प्राप्ति आहरण जिस तिथि को किया गया है उसी तिथि के अनुसार ब्याज की गणना की जाएगी जब तक सरकार या राज्य सरकार के अन्यथा कोई भी आदेश नहीं हो। निधि के खाते प्रति वर्ष 30 जून तक बंद किए जाएंगे एवं महालेखाकार राजस्थान सरकार अंकेक्षण किया जाएगा। सातवां बिंदु है, निधि की प्रशासनिक सूचना। गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रावधान निधि योजना के प्रशासनिक एवं कार्यकलापों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष 30 सितंबर से पूर्व निर्देशक द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाती है। साथियों, अभिदाता द्वारा जमा इसमें दे रखा है, सामान्य प्रावधान निधि 2004 एवं सामान्य प्रावधान निधि सेव के अंतर्गत आने वाले कार्मिक स्वैच्छिक अभिदान का विकल्प चुनकर प्रथम कटौती करा सकते हैं
और यदि यहाँ दे रखा है, यदि ये कार्मिक स्वैच्छिक अभिदान का विकल्प चुनते हैं तो भविष्य में अनिवार्य अभिदान किया जाना आवश्यक है। और यहाँ दे रखा है, यदि ये कार्मिक स्वैच्छिक अभिदान का विकल्प नहीं चुनते हैं तो राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप कटौती की जाएगी एवं इन कार्मिकों तो प्रथम कटौती होगी। यहाँ दे रखा है, खाता संख्या व पासबुक क्या होती है। इसके अंदर ये बता रखा है कि SIPF पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन वेतन से प्रथम बार कटौती उपरांत जमा होने पर कर्मचारी को सिस्टम जनरेट खाता संख्या आवंटित कर दी जाती है। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है, दिनांक 1/4/2012 से पूर्व अभिदाता की जमा राशि का ई-पासबुक से में इंद्राज नहीं होने तक लुप्त कटौती के लिए कार्यालयाध्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित जो पासबुक है SIPF पोर्टल पर प्रदर्शित सेकंड प्रति को अंतिम साक्ष्य के रूप में माना जाएगा। और यहाँ दे रखा है, दिनांक 1/4/2012 के पश्चात अभिदाता के वेतन से की गई कटौती का या कोष में जमा कराई गई राशियों का विवरण SIPF पोर्टल के माध्यम से स्वतः ही विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। खाते में जमा की जाने वाली राशि है और इसके बारे में यहाँ दे रखा है, जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर से इन नियमों के नियम 3(2) के अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा उनके वेतन से अनिवार्य मासिक अभिदाय द्वारा किया जाएगा, परंतु निलंबन की अवधि में अभिदाय की राशि कटौती नहीं की जाएगी। जहां अभिदाता का वेतन कोष के माध्यम से वेतन बिल से आहरित नहीं किया जाता है, वहां अभिदाय की निर्धारित राशि ऑनलाइन प्रक्रिया में जमा करवाई जाएगी। दूसरा बिंदु दे रखा है, राज्य सरकार द्वारा जमा कराए जाने के लिए आदेशित अन्य कोई राशि है। तीसरा है, बीमा परिपक्वता स्वतः राशि यानी स्वतः राशि है, स्वैच्छिक तौर पर है। चौथा है, उपरोक्त वर्णित राशि व अन्य अनिवार्य कटौती को कम करने के पश्चात वार्षिक परिवृद्धियों में शेष राशि तक स्वैच्छिक तौर पर जमा कराई जा सकती है। साथियों, अब ये जो GPF की जो राशि है वह बंद कब होती है, इसके बारे में है यहाँ पे। तो ये दे रखा है, अभिदाता की मृत्यु, सेवा से त्याग पत्र पदच्युत कर दिए जाने, हटाए जाने, सेवानिवृत्ति से पूर्व अवकाश पर जाने पर कटौती बंद हो जाएगी और अभिदाता की सेवानिवृत्ति से 1 माह पूर्व उसकी कटौती बंद हो जाएगी। राशि जमा कराए जाने की प्रक्रिया और इसके अंतर्गत दे रखा है, 1/1/2004 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के लिए कार्यालयाध्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी संबंधी अभिदाता के वेतन से निर्धारित दर से मासिक अभिदाय की कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथियों, यहाँ जो दे रखी है लाइन, अब ये साथियों 1/1/2004 से पूर्व और इसके बाद के कर्मचारियों के ऊपर भी अभी ये लागू हो चुकी है, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम वापस शुरू हो चुकी है। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेशों से जमा राशि व अभिदाय द्वारा स्वयं के विकल्प के अनुसार जमा कराने हेतु प्रस्तावित राशि अभिदाय द्वारा जमा कराई जा सकेगी। यह राशि वर्ष के दौरान उसके कुल वार्षिक जो परिलब्धियों में से उपरोक्त वर्णित राशि व अन्य अनिवार्य कटौती को कम करने के पश्चात राशि जो शेष राशि की सीमा तक ही होगी। और इसी के साथ ही यह कटौती जो इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी IFMS की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जमा कराई जा सकेगी। यहाँ दे रखा है अगला नियम, सामान्य प्रावधान निधि 2004 के अंतर्गत अभिदान करने वाले अंशतः इस योजना में अभिदान हेतु विकल्प चुनते हैं तो वे कार्यालयाध्यक्ष को ऑनलाइन एडवाइस प्रस्तुत करेंगे एवं कार्यालयाध्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी संबंधी अभिदाता के वेतन से निर्धारित दर पर से मासिक अभिदाय की कटौती इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार वेतन चालान से किया जाना सुनिश्चित करेंगे। और इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेशों से जमा राशि में अभिदाता द्वारा स्वयं के विकल्प के अनुसार जमा कराने हेतु प्रस्तावित राशि अभिदाता द्वारा जमा कराई जा सकेगी। यह राशि वर्ष के दौरान उसकी कुल वार्षिक परिवृद्धियों में से उपरोक्त वर्णित राशि व अन्य अनिवार्य कटौतियों को कम करने के पश्चात शेष राशि की सीमा तक ही होगी। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है, सामान्य प्रावधान निधि योजना सेप के अंतर्गत अभिदान करने वाले अंशतः इस योजना में अभिदान हेतु विकल्प चुनते हैं तो वे कार्यालयाध्यक्ष को ऑनलाइन एडवाइस प्रस्तुत करेंगे। वे कार्यालयाध्यक्ष आहरण वितरण अधिकारी संबंधी अभिदाता के वेतन से निर्धारित दर से मासिक अभिदाय की मासिक कटौती की जाएगी। और ये कटौती होने के बाद इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेशों से जमा राशि व अन्य अभिदाता द्वारा स्वयं के विकल्प के अनुसार जमा कराने हेतु प्रस्तावित राशि
अभिदाता द्वारा जमा कराई जा सकेगी। यह राशि वर्ष के दौरान उसकी कुल वार्षिक परिवृद्धियों में से उपरोक्त वर्णित राशि व अन्य अनिवार्य कटौती को कम करने के पश्चात शेष राशि सीमा तक ही होगी। साथियों, अब जीपीएफ के अंदर जो ब्याज की गणना है वह है, यहाँ दे रखा है ब्याज कब जमा किया जाता है, तो यहाँ दे रखा है वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रारंभिक शेष पर अप्रैल माह में अभिदाता के खाते में ब्याज जमा किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान की गई जमाओं के लिए जिस माह में राशि जमा की गई है उसकी ब्याज की गणना मासिक गुणन के आधार पर आगामी माह में की जाकर अभिदाता के खाते में ब्याज जमा किया जाएगा। ब्याज की गणना करते समय आहरण को आहरित करने के लिए माह में समायोजित किया जाएगा। नियम 11 के प्रावधानों के अनुसार खाते में कटौती होने बंद हो जाने पर विभाग द्वारा भुगतान आदेश जारी करने के पूर्ववर्ती माह तक के ब्याज का भुगतान किया जाएगा। अब साथियों, ब्याज की दरें क्या क्या है। ब्याज की दर समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। तीसरा बिंदु है सभी प्रकार की जमा राशि व आहरण राशि पर जमा आहरण माह से ब्याज की गणना की जाएगी, परंतु इन नियमों के नियम 10(2) के अंतर्गत राज्य सरकार के आदेशों द्वारा महंगाई भत्ते की जमा होने योग्य राशि पर ब्याज की गणना महंगाई भत्ते के आदेश प्रसारित किए जाने के माह से की जाएगी। साथियों, अब आता है आहरण यानी विड्रॉल किस प्रकार से करेंगे और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है ये देखिएगा। कोई भी अभिदाता वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने खाते में जमा राशि का निम्नानुसार आहरण कर सकते हैं बिना कारण बताए। आहरण की स्थिति है, आहरण दे रखा है 10% है, यह 5 वर्ष से 15 वर्ष की सेवा अवधि के लिए है। 30% है, 15 वर्ष से अधिक परंतु 25 वर्ष से कम है। 40% है, 25 वर्ष से अधिक किंतु 30 वर्ष से कम है। 50% यानी 30 वर्ष से अधिक की जो आपकी अगर सर्विस हो चुकी है उसके लिए है। और यहाँ दे रखा है 90% है, तो अभिदाता की अधिवार्षिक सेवानिवृत्ति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर यह आप कर सकते हैं। अब यहाँ आगे दिखा देते हैं कारण उल्लेखित करने पर। साथियों, अगर आप कारण बताते हैं तो आप यहाँ दे रखा है 50% आहरण कर सकते हैं और कारण यहाँ पे कुछ मेंशन करके हैं, एक एक करके देखते हैं। अभिदाता स्वयं या उसके संतान की उच्च शिक्षा हेतु वाहन क्रय करने पर स्थायी उपयोग की वस्तुओं को क्रय करने के लिए है। अभिदाता उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित माता पिता की बीमारी पर है। और 5वां बिंदु दे रखा है अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित किए जाते हैं। नोट दे रखा है आहरण की सीमा हेतु वास्तविक व्यय अथवा जमा का 50% जो भी कम है उसकी सीमा से ही आहरण किया जा सकता है। और यहाँ दे रखा है अगर आप 75% राशि उपयोग में लेना चाहते हैं तो ये है भवन निर्माण के संदर्भ में है, भूखंड क्रय में है, आवास क्रय में है, फ्लैट्स क्रय में है, निर्मित या अधिग्रहित भवन या आवास पुनर्निर्माण में है, विस्तार है, परिवर्तन भूखंड पर भवन निर्माण के अंदर है। और अभिदाता की स्वयं उसका अथवा उसके पुत्रों पुत्रियों की सगाई विवाह हेतु यहाँ ले सकते हैं। और अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित किए जाएंगे उनके लिए दे रखा है। अभी साथियों यहाँ दे रखा है आहरण तो राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के स्तर पर किसी प्रकार की स्वीकृति एवं कोष कार्यालय स्तर पर जांच अथवा अधिकृत की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी है। बाधा रहित आहरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी सर्वर सर्टिफिकेट के माध्यम से बैंक खाते में हस्तांतरण किया जा सकेगा। तीसरा बिंदु दे रखा है राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेश जारी कर खाताधारक के सेवा काल आयु के अनुसार आहरण की सीमा अथवा आहरण के कारणों को संशोधित पुनर्निर्धारण किया जा सकेगा। चौथा बिंदु दे रखा है कोई भी अभिदाता अपने खाते से यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से यूपीआई की मानक शर्तों यानी एसओपी के अनुसार भी आहरण कर सकेगा। अभिदाताओं को आहरण स्वीकृति भुगतान के संबंध में निदेशक के स्तर पर समय समय पर आवश्यकता अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही 15वां बिंदु दे रखा है अभिदाता के सेवानिवृत्ति अथवा सेवाकाल होने पर खाता बंद करने की प्रक्रिया क्या है। यहाँ दे रखा है अभिदाता के खाते में जमा राशि का नए ब्याज भुगतान हो जाने पर अभिदाता को खाता बंद कर दिया जाएगा। और यहाँ दे रखा है अगला जो बिंदु है अपने पास में दूसरा बिंदु, इसमें दे रखा है निदेशक खाता बंद किए जाने वाले वर्ष के दौरान लिए गए आहरण को कम करते हुए अभिदाता के खाते में जमा राशि पर भुगतान करने के पूर्व माह तक के ब्याज सहित जमा राशि का भुगतान करेगा। यहाँ दे रखा है अगला बिंदु दिनांक 1/4/2012 से पूर्व की लुप्त कटौतियों को
कार्यालयाध्यक्ष आर वितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासबुक में इंद्राज अथवा GA55 के माध्यम से अंतिम साक्ष्य मानकर पूर्ण किया जाएगा। इस हेतु प्रमाणित पासबुक अथवा GA55 की सेकंड कॉपी ऑनलाइन या SIPF पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। यहाँ दे रखा है चौथा बिंदु, यह है केवल मृत्यु के मामले में को छोड़कर अन्य समस्त मामलों में भुगतान अभिदाता को किया जाएगा। अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में भुगतान नियम 16 के अनुसार किया जाएगा। साथियों, पांचवा बिंदु दे रखा है अंतिम भुगतान प्राप्त करने हेतु अभिदाता ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट के साथ ही अंडरटेकिंग हेतु निर्धारित चेक पासबुक में सहमति प्रस्तुत करेगा, जिसके अनुसार निधि से अधिक भुगतान होना पाए जाने पर राशि GPF के तत्समय प्रचलित ब्याज दर सहित एक मुश्त लौटाने हेतु बाध्य होगा। और अभिदाता की मृत्यु पर प्रक्रिया क्या है, यहाँ दे रखा है अभिदाता द्वारा अपने पीछे परिवार छोड़ने की दिशा में यदि अभिदाता द्वारा नियम 5 के या इससे पूर्व तदनुरूपी नियम के उपबंधों के अनुसार अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नाम निर्देशन यानी जो नॉमिनी है और निर्देशन अस्तित्व में है, तो निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम या उसका कोई अंश जो नाम निर्देशन से संबंधित है नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उसके नाम निर्देशन या उसके नाम निर्देशियों को संदेह हो जाएगा। या इसके साथ ही आगे दे रखा है यहाँ यदि अभिदाता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में कोई नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है या यदि कोई ऐसा नाम निर्देशन निधि में उसके खाते में जमा रकम के एक अंश से ही संबंधित है, तो संपूर्ण रकम या उसका अंश जो नाम निर्देशन से संबंधित नहीं है जैसी की स्थिति हो, उसके परिवार के सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्ति के पक्ष में किए जाने हेतु तात्पर्य किसी नाम निर्देशन के होते हुए भी उसके परिवार के तत्समय जीवित सदस्यों को समान अंशों में संदेह हो जाएगा। तथापि यदि कोई विवाद हो और विभाग वारिसों के बारे में विनिश्चित करने की स्थिति में नहीं हो, तो दावे के संदाय हेतु SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट की जाएगी और जांच के उपरांत पात्र होने पर उत्तरदायी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को दावे का संदाय किया जाएगा। दूसरा बिंदु दे रखा है अभिदाता द्वारा अपने पीछे परिवार न छोड़ने की दिशा में, ये दे रखा है पहला बिंदु यदि नियम 5 के या इससे पूर्व तदनुरूपी नियम के उपबंधों के अनुसरण में किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के पक्ष में अभिदाता द्वारा किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में हो, तो निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम या उसका कोई अंश जो नाम निर्देशन से संबंधित है नाम निर्देशित या नाम निर्देशितियों को उनके नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेह हो जाएगा। और दूसरा बिंदु है अभिदाता की लापता होने पर खातेधारक के विभाग द्वारा जारी सेवा मुक्ति आदेश अथवा न्यायालय द्वारा मृतक घोषित किए जाने के आदेश प्राप्त होने पर GPF में जमा राशि का भुगतान किया जाएगा। अभिदाता के खाते में जमा रकम के संदेह होने से पूर्व या जहाँ रकम संदेह हो गई है, तो संदेह होने से पूर्व अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर वेद मनोनीत दावेदार की ओर से प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर SIPF पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट सबमिट की जाएगी और जांच के उपरांत पात्र होने पर संबंधित व्यक्तियों को दावे का संदाय किया जाएगा। यहाँ दे रखा है अभिदाता की मृत्यु पर अंतिम भुगतान हेतु मनोनीत दावेदार ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट के साथ ऑनलाइन अंडरटेकिंग हेतु निर्धारित चेक बॉक्स में सहमति प्रस्तुत करेगा, जिसमें अंतिम भुगतान प्राप्त करने हेतु जिसके अनुसार निधि से अधिक भुगतान होना पाए जाने पर राशि GPF को तत्समय प्रचलित ब्याज दर सहित एक मुश्त लौटाए जाने तो बाध्य होगा। साथियों, 17वां बिंदु है किसी भी न्यायालय द्वारा खाता अधिकृत कुर्क न करना। इन नियमों के अनुसार साथियों, इन नियमों के अनुसरण में सामान्य प्रावधान निधि के अंतर्गत भुगतान योग्य राशि अधिग्रहण या किसी डिक्री के क्रियान्वयन के लिए कुर्की से मुक्त है और इसी संपूर्ण राशि इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हुए कि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के कारण यह किसी अन्य व्यक्ति को देय अधिग्रहण से मुक्त रहेगी। अब आता है प्रबंधन का व्यय। साथियों, प्रावधान निधि योजना के प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यय राशि सरकार द्वारा सरकार में जमा प्रावधान निधि पर देय ब्याज के अतिरिक्त बजट में प्रावधानित की जाकर उपलब्ध करवाई जाएगी। और साथियों, दे रखा है अगला अंतिम भुगतान के मामले में शक्तियों का प्रत्यायोजन है। विभाग के संयुक्त उप सहायक निदेशक इन नियमों के नियम 15-16 के अंतर्गत अंतिम भुगतान योग्य राशि पर भुगतान आदेश जारी करने के पूर्ववर्ती माह तक ब्याज स्वीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे। और दूसरा बिंदु दे रखा है इन नियमों के अंतर्गत किसी व्यक्ति के अभिदाता होने के पात्र न होने की स्थिति में
इससे प्राप्त राशि विभाग के संयुक्त उप सहायक निदेशक उक्त राशि विभाग में जमा करने की अवधि के लिए विनिर्देश की गई दर से ब्याज सहित लौटाने के लिए अधिकृत होगी। साथियों, 20वां बिंदु है निर्वचन। इन नियमों के निर्वचन के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है तो राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्णय किए जाने हेतु भेजे जाएंगे। 21वां बिंदु दे रखा है शिथिलता प्रदान करने की शक्ति। जहां राज्य सरकार संतुष्ट है कि इन नियमों के क्रियान्वयन से किसी विशेष प्रकरण में अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न होने पर ऐसे प्रकरणों में वह कारणों को लिपिबद्ध करते हुए संबंधित नियम में आवश्यक सीमा तक वित्त विभाग की सक्षम सहमति से शीतलन प्रदान कर सकेगा। 22वां दे रखा है प्रतियोजनों की शक्ति। राज्य सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी अधिकारी को इन नियमों के अंतर्गत नियम 15 व 16 के अतिरिक्त आवश्यक शर्तों के अध्ययन शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा। 23वां बिंदु दे रखा है निरसन व न्यायवृत्ति। इसके अंदर दे रखा है समय समय पर संशोधित राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 1997 स्थिति से जिससे ये नियम प्रभावी होंगे अप्रभावी हो जाएंगे। इन अप्रभावी नियमों के अंतर्गत किया गया कोई कार्य इस अप्रभाव को नज़रअंदाज करते हुए ये मानते हुए कि मानो वह इन नियमों के अंतर्गत किया गया है प्रभावी रहेगा। और 24वां बिंदु दे रखा है कठिनाइयों के निराकरण की शक्तियाँ। यदि इन नियमों को लागू करने के पश्चात पूर्व के नियमों के कारण अभिदाता को कोई कठिनाई होती है तो राज्य सरकार में यह शक्तियाँ होगी कि वह विशिष्ट जो आदेश जारी कर इन कठिनाइयों का निराकरण कर सकेगी। तो साथियों, ये पूरा आपको मैंने जीपीएफ के संदर्भ में हर एक जो पॉइंट है इसके बारे में मैंने आपको क्लियर करके दिखा दिया है कि किस प्रकार से इसके अंदर जो शब्दावलियाँ हैं वह होती है और किस प्रकार से इसके अंदर हम अपने जमा राशि करते हैं और क्या क्या नियम है। विड्रॉल करने के नियम भी बता दिए हैं मैंने और इसी के साथ ही जो नॉमिनी है और नॉमिनी का निराकरण भी या नॉमिनी का निर्धारण भी हम किस प्रकार से करेंगे और जो राशि का आहरण है हमारी मृत्यु होने के पश्चात नॉमिनी को किस प्रकार से मिलेगा और क्या क्या तरीके हैं इसके अंदर राशि आहरण करने के, कितने प्रतिशत राशि हम इसमें से निर्धारण कर सकेंगे, इसकी पूरी जानकारी मैंने अपने इस वीडियो के अंदर दे दी है। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी के साथ ही अगर वीडियो पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो इसी प्रकार के नए अपडेट्स और जो विभाग की संबंधित जानकारी है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी।